नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की और उसमें आज हम कंपोनेंट की बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से जो फार्मिंग के कंपोनेंट है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम ये देखेंगे कि जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं और फिर एक एक करके हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें से आपके जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो हम मुख्य रूप से, क्योंकि एक तो क्रॉप और क्रॉपिंग सिस्टम ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में रहने वाला है, और दूसरा लाइव, जो हम लाइव स्टॉक कहते हैं, यानी कि मुख्य रूप से जो पशुपालन की बात करते हैं, वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में रहने वाला है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर और जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, ये दो इंपॉर्टेंट और कंपोनेंट है जो आपको ध्यान से देखने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावा जो आगे के जो कंपोनेंट रहने वाले हैं वो आपके इंटीग्रेशन, यानी कि दो कंपोनेंट को मिलाकर एक जगह सस्टेनेबिलिटी के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, हम इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अलग अलग तरीकों से इनकम जनरेट करने के लिए दो सिस्टम को एक जगह जोड़कर बनाया जाता है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूं आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम किस किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो कंपोनेंट है उनमें पहला कंपोनेंट तो रहेगा अपना क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, फसल रहेगी और फसल के जो सिस्टम होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम रहने वाले हैं, एक तो ये चीज डिस्कस करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं कि जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें हम मुख्य रूप से सभी की चर्चा करेंगे, जैसे डेयरी से संबंधित बफेलो और कैटल। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो जितने भी हम पशु या पक्षी जितने भी पालते हैं, पोल्ट्री ले लो, डकरी ले लो, डक में क्या करते हैं मुख्य रूप से जो बतख होती है वो पालते हैं। इसके अलावा बकरियां ले लो, सिप ले लो, इन सब को, पिग हो गए, ये सब जितने भी जीव हम पालते हैं ये सब इसमें आते हैं, लाइव स्टॉक में आते हैं, और इन सब की हम चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है, अलग से, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप की। हॉर्टिकल्चर क्रॉप, अब देखो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप कह रखा है, इसका मतलब है मुख्य रूप से हम हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर में क्या क्या चीजें हैं। स्पाइसेज की भी बात करेंगे, जो फ्रूट्स है उनकी भी बात करेंगे, जो फ्लावर्स है उनकी भी बात करेंगे, मेडिसिनल प्लांट है उनकी भी बात करेंगे, सबकी चर्चा हम इसमें करेंगे। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, हॉर्टिकल्चर के बाद में एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री, इसकी हम कंबाइन में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपके कंपोनेंट के रूप में दे रखा है आपके सिलेबस में। आगे आ जाओ, ये तो जो है अलग अलग, एक तरह से हम ये कह देते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनके बिना तो आप फार्मिंग सिस्टम में आ ही नहीं सकते, इनके बिना तो फार्मिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्रॉप की आवश्यकता पड़ने वाली है, सिंपल सी बात है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो लाइव स्टॉक रखने की जरूरत हमें जो है बहुत ज्यादा रहती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो यदि हमें ज्यादा इनकम चाहिए तो हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स भी आती हैं, जिसमें आपके फ्रूट्स भी आते हैं, फ्लावर्स भी आते हैं, मेडिसिनल प्लांट भी आते हैं, और इनकी जो वैल्यू होती है मार्केट में वो ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ये ऐसी जगह पर की जाती है जहां पर मुख्य रूप से जो इरोजन की प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की सैलिनिटी वाली प्रॉब्लम, या मान लो जो अपने एसिडिक प्रॉब्लम होती है, पीएच ऊपर नीचे होना, पानी का ज्यादा होना कम होना, इस प्रकार की जो स्थितियां होती हैं वहां पर हम क्या करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। इसमें क्या है, एक तो हम एग्रीकल्चर तो करते ही हैं, क्रॉप तो उगाते ही हैं, साथ में हम क्या करते हैं, जो आपके फ्लावर है या फ्रूट है या इसके अलावा टिम्बर के लिए कोई भी प्लांट हम बीच में लगाते हैं खेत में, इससे इरोजन भी कम होता है, सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ती है, लंबे समय तक हम खेती भी कर पाते हैं, मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो भी बढ़ता है। ये सारे लाभ हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो ही गए। इसके बाद में दो दो कंपोनेंट को एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे उनकी हम बातें करते हैं। एक शब्द सुना होगा आपने, कम। ठीक है, कम का मतलब होता है सह, सह का मतलब साथ में। ठीक है, इस शब्द को ध्यान रखना, कम, कम का मतलब क्या है, ये इंग्लिश शब्द है और हिंदी में इसका मतलब है सह या साथ में, यानी कि दो चीजों को जोड़कर एक साथ करना। तो ये कैसे होगा, इसकी बात करें तो हमें देखने को मिलेगी पोल्ट्री, पोल्ट्री कम फिश। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पोल्ट्री के साथ, पोल्ट्री में हम क्या करते हैं, मुर्गी पालन, और मुर्गी पालन के साथ यदि हम फिशरी कर रहे हैं,
फिशरी का मतलब हो गया मछली पालन कर रहे हैं, झींगा पालन कर रहे हैं, या पौधे जो आपके प्लांट है, या मान लो जो आपका पानी है उससे संबंधित कोई भी चीज हम करते हैं, उसमें जो है बनने वाले कोई भी जीव हम रखते हैं और उनको इकोनॉमिक वैल्यू के लिए काम में लेते हैं, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, फिश में आ जाएंगे। ठीक है, मुख्य रूप से मछली पालन इसमें किया जाता है, इसके साथ में झींगा पालन भी कर लेते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। इसका जैसे ही एक और देखने को मिलेगा आपको, डेयरी, डेयरी कम फिश। इसका मतलब क्या होगा, फिशरी के साथ में हम डेयरी, जिसमें गाय और भैंस या इसके अलावा गोट और शिप, ये भी हम काम में ले सकते हैं। तो डेयरी के साथ जब हम फिश पालन करेंगे, फिशरी करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, डेयरी कम फिश। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और क्या रखने वाली बातें हैं, ठीक है, और की चर्चा करें हम, तो एक चीज और देखने को मिलेगी आपको कंपोनेंट में, और वो देखने को मिलेगी पिग। पिग का मतलब जानते हो, सुअर। पिग कम फिश, इसका मतलब क्या हुआ, या हम बोल सकते हैं पिगरी कम फिश, यानी कि पिग के पालन के साथ साथ में आप सुअर के पालन के साथ साथ में फिशरी पालन भी करोगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये साथ में क्यों किया जा रहा है, इनका क्या फायदा है, तो ये बेसिक से बात मैं आपको ऐसे तीनों में एक साथ बता देता हूं। इन तीनों में ये चीज आपके काम में आएगी। जो पोल्ट्री है, इससे प्राप्त होने वाली जो खाद है, जिनको हम मुख्य रूप से ये कहते हैं कि मुर्गी की खाद है, ठीक है, या जो बीट होती है, पक्षियों की जो बीट है, उसका उपयोग फिश का पॉन्ड में करते हैं। जो फिश का पॉन्ड बना रखा है उसमें डालते हैं। इससे क्या होता है, एक तो डायरेक्ट जो आपकी फिश है वो उन जो बीट है उनको खा लेती है, और इसके अलावा जो पानी में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ जाने के कारण छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं या छोटे छोटे पौधे पैदा होते हैं, ठीक है, उनको हम पलवक बोलते हैं। और वो पलवक क्या करते हैं, उन पलवक को खाने का काम कौन करती है, आपके जो मछलियां होती है वो उनको खाती है और अपनी वृद्धि करती रहती है। ठीक है, तो बाहर से आपको जो मछलियां हैं उनके लिए दाने लाने की जरूरत नहीं होती है, उसकी बचत हो जाती है। तो कॉस्ट जो है आपकी कम हो जाती है जब आप इस प्रकार के मेथड काम में लेते हो। यही सिस्टम पोल्ट्री में होता है, यही डेयरी में होता है। डेयरी में जितने भी आपके जो डेयरी से संबंधित एनिमल है उनका जो वेस्ट है उसको आप पॉन्ड में डालोगे, और पॉन्ड में जो है मछलियों से उसको फायदा होगा। आगे बात करें पिग, पिग का जो वेस्ट है उसको भी आप किस में डालोगे, पानी में डाल दोगे और वहां पर मछली पालन करोगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कॉस्ट कम आएगी, आपका जो मछलियों का जो दाना लाना पड़ता है आपको वो नहीं लाना पड़ेगा, उसमें कमी आएगी। तो आपके आसानी से मछली पालन भी साथ में हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये जो तीनों मेथड है ये एक तरह के इंटीग्रेटेड यानी कि जुड़े हुए मेथड है, साथ में होने वाले मेथड है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट अलग है और चारों ये इंपॉर्टेंट जो हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं इनका एक अलग महत्व है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यही हम मुख्य रूप से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्रॉप और क्रॉपिंग सिस्टम को तो हम अच्छे से जानते ही हैं, स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं फसल क्या होती है। तो हम ये कहते हैं कि एक बड़े क्षेत्र में एक समान जो पौधे होते हैं उनको हम फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं है, गेहूं को हमने एक हेक्टेयर में उगाया और वो एक समान है सब, क्योंकि गेहूं के पौधे हैं खेत में, तो उसको हमने फसल कह दिया। इसके बाद में आ जाता है दूसरा कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होते हैं। फसल का वर्गीकरण हम जानते ही हैं, ऋतु के आधार पर फसलें, खरीफ की फसल होती है, रबी की फसलें होती है, जायद की फसलें होती है। ठीक है, इसके अलावा एक वर्षीय फसलें होती है, बहुवर्षीय फसलें होती है। तो ये क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं लंबे समय से। इसके बाद में हम बात करेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। ये यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या बताता है, क्रॉपिंग सिस्टम हमें यह बताता है कि कौन सी फसल कब बोनी है और किस फसल के साथ में कौन सी फसल बोनी है। आगे बात समझ में, एक तो सीक्वेंस की बात करता है, ठीक है, एक तो सीक्वेंस की कि इस फसल के बाद में हम ये फसल बोएंगे, इसके बाद में हम ये बोएंगे। ये बातें बताने का काम कौन करता है, जो आपका क्रॉपिंग सिस्टम है वो बताता है। एक कि दो फसलों को यदि हम साथ में उगा रहे हैं तो कौन सी दो फसलें साथ में उगाएंगे, ये काम भी कौन करता है, ये बताने का काम भी आपका क्रॉपिंग सिस्टम ही करता है। जनरली देखा होगा आपने, जो हम मान लो मटर उगा रहे हैं तो मटर के साथ में हम मेथी भी लगा देते हैं। ठीक है, तो दो फसलें एक साथ में लेते हैं,
इसके अलावा और बहुत सारी फसलें हैं जिनको हम इंटीग्रेशन में साथ में उगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो मान लो बाई चांस यदि एक फसल खराब भी हो जाती है तो दूसरी फसल से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है। तो ये जो सारे सिस्टम हम जितने भी काम में लेते हैं इन सबको हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। अब हम चर्चा करेंगे एक एक करके इनके बारे में। सबसे पहले ये आपका टॉपिक रहने वाला है जिसकी हम चर्चा करेंगे, इसमें सारे सिस्टम आ जाएंगे आपके, ठीक है। सिस्टमों में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा, हमने कहा एक तो आपको क्रॉपिंग एंड क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम की चर्चा करेंगे। इसके अलावा लाइव स्टॉक में हम डेयरी की, पिगरी की, गोट्री, पोल्ट्री, डकरी, ठीक है, इन सब की। इसमें मुख्य रूप से डेयरी में हम गाय और भैंस की बात करते हैं, पिगरी में हम पिग यानी कि जो सुअर है उसकी बात करते हैं, गोट्री में गोट की बात करते हैं, और पोल्ट्री में हम करते हैं जो मुर्गियां हैं उनकी, और डक यानी होता है बतख, तो डक के पालन को हम कहते हैं डकरी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को साथ में मिला के जो है करते हैं, और एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर का मतलब है पानी से होने वाली कल्चर, यानी कि पानी में कुछ भी हम जो है पालन करते हैं तो वो एक्वा कल्चर में आता है। इसमें आपका मुख्य रूप से ये यहाँ पर ये दो दो चीजों को जोड़कर एक साथ, पोल्ट्री के साथ में हम क्या कर रहे हैं, फिश, डकरी के साथ में क्या कर रहे हैं, फिश, इसके अलावा पिगरी के साथ में क्या कर रहे हैं, फिश। ये सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डेयरी ले लो चाहे पोल्ट्री ले लो, ये सब किसके साथ में कर सकते हैं, फिश के साथ में भी हम कर सकते हैं। ये बेसिक बातें इसमें कही गई है। अब आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये फसल क्या होती है, फसल की जो है अलग अलग प्रकार की फसलें होती है। जैसे एक खाद्यान्न फसल होती है जिनको हम खाने में काम में लेते हैं, एक नगदी फसल होती है जिनको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, बाजार में बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। दूसरा हो गया बागवानी फसलें, ये हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है जिनमें फ्रूट आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, फ्लावर आते हैं, ठीक है। और एक फोडर क्रॉप होती है जिनको हम चारे के लिए उगाते हैं, जो हमारे पास पशु है उनको हरा चारा खिलाने के लिए हम बरसिम उगाते हैं, रिंजका उगाते हैं, ठीक है। ये फसलें कैसी होती है, ये मुख्य रूप से आपके हरी फसलों के रूप में जो है फोडर के रूप में कही जाने वाली फसलें हैं, ठीक है। इन बातों का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। आगे बात करते हैं फसल प्रणाली। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। परिभाषा, फसल प्रणाली एक खेत पर फसलों के उत्पादन और प्रबंधन का एक तरीका है। इसमें एक ही खेत में विभिन्न फसलों का संयोजन, पहली बात तो दो चीजों पर ध्यान देंगे हम, एक तो संयोजन पर यानी कि कौन कौन सी दो फसलों को एक साथ मिलाकर उगाना है ये बात ध्यान रखेंगे, और दूसरी अनुक्रम, उनका सीक्वेंस की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, किसके बाद में कौन सी फसल उगानी है, ये चर्चा किस में करते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम में करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हम क्रॉपिंग सिस्टम को में क्या डिस्कस कर रहे हैं। क्रॉपिंग सिस्टम में एक तो दो फसलों को हम एक साथ उगाने की बात कर रहे हैं, और एक हम बात कर रहे हैं कि कौन सी फसल के बाद में कौन सी फसल उगानी है, यानी कि सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो संयोजन और अनुक्रम दोनों की बातें किसमें होती है, आपके फसल प्रणाली में। इससे होता क्या है, एक तो देखो उत्पादकता बढ़ेगी, संसाधनों का सही ढंग से उपयोग होगा, पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित जो है चीजें कम करती है। जो पर्यावरणीय जो चीजें है, पर्यावरण है, वो फसल के प्रोडक्शन को कम प्रभावित कर पाता है जब हम साथ में फसलें उगाते हैं, ठीक है। जब आप दो फसलें एक साथ उगाओगे तो उनमें से एक फसल मान लो बाई चांस खराब भी हो जाती है तो पूरा लॉस नहीं होता है, एक फसल बच जाती है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। इसी को हम मिक्स क्रॉपिंग भी कहते हैं, इसी को हम इंटर क्रॉपिंग भी कहते हैं, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। अब आ जाओ फसल के प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहले जो क्रॉपिंग सिस्टम है उनके प्रकार की बात करते हैं। एक होता है एकल फसल प्रणाली। अब देखो एकल फसल प्रणाली का मतलब क्या है, एक ही फसल उगाएंगे, ठीक है। एकल फसल प्रणाली का मतलब क्या है, सर जो आपका पूरा वर्ष टाइम है, एक वर्ष का जो टाइम है उसमें आप एक ही फसल उगाते हो, दो सीजन आप फ्री रखते हो, ठीक है। या तो मान लो आप रबी फसल उगा लेते हो या खरीफ की फसल उगाते हो, और एक सीजन जो दो सीजन है आप कोई से भी दो सीजन आप फ्री रखते हो, छोड़ देते हो, ठीक है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। एक ही खेत में एक ही समय एक ही फसल को बार बार उगाना। यह प्रणाली सरल है लेकिन इनमें कीट और रोगों का खतरा बढ़ जाता है, सकता है मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है। जब हम बार बार एक ही फसल उगाते हैं, ठीक है, बार बार क्या करते हैं, एक ही फसल को उगाते हैं, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आपके खेत में उस फसल से संबंधित कीट और रोग बढ़ जाते हैं,
ठीक है, ये जनरली हम देखते भी हैं। जब एक ही एक फसल को एक ही जगह पर उगाएंगे तो उससे जो संबंधित रोग और कीट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको होस्ट मिलता रहेगा उनका। ठीक है, कीटों को भी उनका जो खाने की सामग्री है वो मिलती रहेगी, और रोगों को भी रोग फैलाने के लिए होस्ट मिलता रहेगा, जो परजीवी है वो मिलता रहेगा, परपोषी। ठीक है, तो दोनों चीजें एक जगह मिल जाने के कारण क्या होता है, लगातार ऐसा होने पर रोगों और जो कीट है उनका प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक है, तो मोनोक्रॉपिंग की ये प्रॉब्लम है। दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या करते हैं, एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना। यह प्रणाली आय के विभिन्न विविध स्रोत प्रदान करती है और कीट और रोगों के नियंत्रण में भी सुधार करती है। हम क्या करते हैं, एक आपका खेत है, ठीक है, उस खेत में हम एक फसल को बार बार उगाने के बजाय हम एक से दो फसलें, ठीक है, दो या दो से अधिक फसलें क्या करते हैं, उगाते हैं। आगे बात समझ में, एक सीजन में दूसरी फसल उगाई, अगले सीजन में दूसरी फसल उगाई, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो मृदा की उर्वरता भी बनी रहती है, और दूसरा आपका जो कीट और रोग है उनके मैनेजमेंट में भी सहायता मिलती है, उनका प्रबंधन भी होता है, उसमें भी कमी आती है। ठीक है, तो दोनों चीजें समझ में आ गई। मोनोक्रॉपिंग क्या है, एक ही फसल उगाना, बार बार एक ही फसल उगाना, और जो आपके मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि मिश्रित क्रॉपिंग, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग, इसको हम कहते हैं कि मुख्य रूप से इसमें आपको दो फसलें एक साथ उगती हुई या दो सीजन में आपको अलग अलग दो फसलें मिलती देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित फसल बोलते हैं। ध्यान रखना है ये बात दोनों को। अब देखो यहीं पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूं एक्स्ट्रा। एक आपने सुना होगा मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, क्या सुना होगा, मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित, यहां तो फसल है और वहां पर आपको मिश्रित कृषि देखने को मिलेगी, मिश्रित कृषि। अब देखो मिश्रित कृषि का क्या मतलब है, दोनों चीजों में अंतर है। एक तो आपको यहाँ पर फार्मिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, क्रॉपिंग। तो क्रॉपिंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अलग अलग फसलें उगाना, ठीक है, और फार्मिंग का मतलब होता है अलग अलग कंपोनेंट, यानी कि एक आप क्रॉप भी उगा रहे हो और साथ में आप लाइव स्टॉक भी रख रहे हो, ठीक है, तो दोनों मिक्स में कर रहे हो, दोनों साथ में कर रहे हो, तो उसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, तो मिक्स फार्मिंग अलग चीज है और मिक्स क्रॉपिंग अलग चीज है। यहाँ पर हम क्रॉप्स का मिक्सर करते हैं, वहां पर हम दो कंपोनेंट का मिक्सर करते हैं, कोई से भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को हम एग्रोनॉमी के साथ में उगाए, ठीक है, या हम ये कहें कि जो लाइव स्टॉक है उसको किसके साथ में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के साथ में उगा रहे हैं, तो कोई भी दो कंपोनेंट को एक साथ जोड़ते हैं तो उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो एग्जांपल दिया जाता है वो रहता है कि एग्रोनॉमी जो क्रॉप है आपकी, एग्रीकल्चर की क्रॉप्स है, उनके साथ में आप लाइव स्टॉक रखो और दोनों का जो है रियरिंग, दोनों का पालन करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या है और मिक्स क्रॉपिंग क्या है, दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी है। ऐसी जो रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो पूछी भी जाती है। ठीक है, इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है वो अधिकतर पूछी भी जाती है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आगे चलते हैं, अंतर फसल। अब देखो आप कहोगे सर मिक्सिंग तो हम यहां भी कर रहे हैं और मिक्सिंग हम यहां भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें और इसमें एक थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, यहां पर भी हम दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं और यहां पर भी हम दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं, लेकिन फर्क यह है कि यहां पर हम उन दोनों को एक तरह से फिजिकली मिक्सर कर लेते हैं। मान लो एक जो बाजरा है और ज्वार है, दोनों को हमने क्या कर लिया, एक जगह मिक्स कर लिया, उनके सीड्स को मिला लिया और फिर एक साथ बुआई कर दी। ठीक है, तो बाजरा और गेहूं दोनों, जो बाजरा और ज्वार है दोनों एक साथ हो गए। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं चना और गेहूं का। चना और गेहूं को हम एक साथ उगा लेते हैं, लेकिन उसके भी बीज को हम मिक्स करके फिर उगाते हैं। ठीक है, तो कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई फिक्स क्रम नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको पंक्तियां और या जो स्ट्रिप्स होती है उनकी व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी कि मान लो 5 पंक्ति आप किसकी उगाते हो, गेहूं की उगाते हो, उसके बाद में 2 पंक्ति आप किसकी उगाते हो, चने की उगाते हो, फिर से आप 5 पंक्ति किसकी उगाते हो, गेहूं की उगाते हो, और फिर से आगे 2 पंक्ति
चने की उगाते हो। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो आपको इंटरक्रॉपिंग में देखने को मिलेगा। तो मिक्स क्रॉपिंग में भी दो फसलें उगाते हैं एक साथ, लेकिन कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। यहाँ पर भी दो फसलें एक साथ उगाते हैं लेकिन अरेंजमेंट जरूर होता है, यानी कि जो है पंक्तियों में उगाई जाती है और पंक्तियां फिक्स होती है, भाई इसकी इतनी पंक्तियां, इसकी इतनी पंक्तियां, इतनी जगह इसकी, इतनी जगह इसकी। इस प्रकार से यह प्रणाली काम में ली जाती है। ठीक है, अगली बात समझिए, उपयोग को अधिकतम करती है। इससे मिट्टी का जो उपयोग है वो भी बढ़ता है और साथ में मिट्टी में जो कटाव है वो भी कम होता है, क्योंकि हम बीच में क्या करते हैं, कभी कभी ऐसी फसलें उगाते हैं जो कवर क्रॉप का काम करती है, यानी कि मिट्टी को ढकने का काम करेगी। इससे मिट्टी को वो बहकर जाने नहीं देगी, एक जगह पकड़ के रखती है, तो इससे इरोजन कम हो जाता है। इरोजन का मुख्य रूप से हम कहते हैं मिट्टी का जो शरण है, मिट्टी का जो कटाव है, मिट्टी का जो अपरदन है, उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, तो ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। आगे बात करते हैं फसल चक्र। फसल चक्र को भी समझ लेते हैं। फसल चक्र सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबका मतलब, एक तो आपके फसल चक्र देखने को मिलेगा रोग प्रबंधन में, ठीक है, जब रोग मैनेज करते हैं तब, जब कीट मैनेज करते हैं तब, और जब खरपतवार मैनेज करते हैं तब भी आपको ये देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? जब एक ही एक फसल हम लगातार उगाते हैं तो रोग और कीट और खरपतवार तीनों ही होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, उससे संबंधित, उस फसल से संबंधित रोग भी बढ़ते हैं, कीट भी बढ़ते हैं और खरपतवार भी बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर रोगों कीटों का तो समझ में आता है, लेकिन खरपतवार कैसे? तो खरपतवार ऐसे बढ़ते हैं, जैसे मान लो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो विशेष फसल से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, उसी फसल में होते हैं। जैसे कि आपने रिंज का देखा होगा, रिंजके के साथ में अमरबेल नाम का एक पैरासाइट होता है, मुख्य रूप से पैरासाइटिक खरपतवार होता है वो। ठीक है, वो क्या करता है, उसके तने के चारों ओर चिपक कर उससे पोषण लेता रहता है। ठीक है, तो वो रिंजके में ही होता है। अब बार बार आप रिंजका उगाते हो एक खेत में, तो लगातार ऐसा करने पर आपके खेत में वो परमानेंटली होना स्टार्ट हो जाएगा और हमेशा आपको वहां पर जो है वो जो घास है वो दिखाई देगी, अमरबेल दिखाई देगी। ठीक है, तो इस प्रकार के खरपतवारों को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्रॉप साइकिल अपना सकते हो। एक फसल को आप जो है अलग अलग जगह उगाओगे या मान लो कुछ अंतराल के बाद में उगाओगे, तब जाकर वो सक्सेसफुली सही ढंग से हो पाएगी। ठीक है, तो तीनों चीजों को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, क्रॉप रोटेशन अपनाया जाता है। ये क्या है, एक ही खेत में अलग अलग मौसम या वर्षों में विभिन्न फसलों को उगाने का जो अभ्यास है उसी को हम क्या बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं। यानी कि एक खेत है, एक जगह है, वहां पर एक फसल न उगाकर हम अलग अलग फसलें उगाएंगे और उन अलग अलग फसलों में भी ये ध्यान रखेंगे कि वो एक कुल की फसल नहीं होनी चाहिए। जैसे ग्रेमिनी की उगाई पहले, अब ग्रेमिनी में कौन कौन सी आती है, गेहूं आ गया, जौ आ गया, बाजरा आ गया, ज्वार आ गया, तो इनमें से कोई एक फसल एक जगह उगा ली, उसके बाद में उसी जगह पर दूसरे कुल की फसल उगाओ, लेग्यूमिनेसी की उगा लो, मान लो कोई भी दाल उगा लो, मटर उगा लो, इनमें से कोई सी भी फसल उगा लो, लेकिन ग्रेमिनी की मत उगाओ। ठीक है, यानी कि एक यदि फलीदार फसल उगा रहे हो तो उसके बाद में अफलीदार फसल उगाओ, पहले अफलीदार फसल उगा रहे हो तो उसके बाद में फलीदार फसल उगाओ। इस प्रकार से क्या होता है, जो न्यूट्रेंट है, जो पोषक तत्व है वो भी मिट्टी में बने रहेंगे, मिट्टी की जो कटाव जो ज्यादा लगता है वो भी कम होगा और इसके साथ में अदर बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेंगे, रोग भी कम होंगे, कीट भी कम होंगे, खरपतवार भी कम होंगे। ठीक है, मिट्टी की उपजाऊता भी बनी रहेगी, न्यूट्रिएंट की कमी भी उसमें नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या देखने को मिलेगी, इसमें फायदे के रूप में देखने को मिलेगी। तो फसल चक्र समझ में आ गया होगा। रिले क्रॉपिंग एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, रिले क्रॉपिंग। ये क्या होता है, ये आपको एक दूसरी फसल को बोना पहली फसल की कटाई से पहले। ठीक है, यहां पर समझो बात को, क्या होता है, कभी कभी आप एक फसल को काटने से पहले ही दूसरी फसल को बोते हो। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, दूसरी फसल को तो बोएंगे तो पहली फसल खराब हो जाएगी। ऐसा होता है। ठीक है, कैसे होता है, जैसे मान लो राइस का खेत है। ठीक है, अब ये राइस का जो खेत है इसमें हम जानते हैं कि राइस में खूब न्यूट्रेंट दिए जाते हैं, खूब, तो उसमें यूरिया डलेगा, डीएपी डलेगा, जिंक डालेंगे। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें जो है, खाद भी इसमें बहुत सारा डलता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें इसमें डाली जाती है।
अब राइस हो जाने के बाद में जब हम दूसरी फसल इसमें करते हैं तो वो फसल भी, क्योंकि एक फसल पूरे न्यूट्रिएंट नहीं ले पाती है, पोषक तत्व पूरे ग्रहण नहीं कर पाएगी, मिट्टी में कुछ ना कुछ रह जाएगा। अब हम दूसरी फसल जो उगाते हैं ऐसी उगाते हैं जिसको कम न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, और वो इस जो बचे हुए जो न्यूट्रिएंट है इनमें भी आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो पहली फसल को बिना नुकसान पहुंचाए हम क्या करते हैं, उसकी जो है मुख्य रूप से हाथ से चुबाई कर लेते हैं। ठीक है, हाथ से उसकी सोविंग कर लेते हैं और फिर दूसरी फसल को काट लेते हैं। जब हम दूसरी फसल को काटते हैं उतनी देर में जो आपके नीचे हमने जो चोबा पहले हमने हाथ से जो डाले थे बीज, वो क्या हो गए, अब जर्मिनेट हो चुके हैं। ठीक है, तो ना तो आपको टिलेज करनी पड़ी, टिलेज का मतलब खेत को तैयार भी नहीं करना पड़ा, और आपके जो टाइम है उसकी भी जो है बचत हो गई, क्योंकि आप खेत तैयार करते फिर दोबारा से बुआई करते फिर जो फसल है वो उगती तो टाइम लग जाता है 1 महीने का। उस टाइम को आप बचा सकते हो और जल्दी से दूसरी फसल ले सकते हो। इस प्रकार की टेक्निक जो है इसमें अपनाई जाती है। ठीक है, तो पहली फसल तो परिपक्व हो जाएगी, पहली फसल तैयार हो जाएगी, और दूसरी फसल को जो पहली फसल को काटने से पहले ही दूसरी फसल की सोविंग कर देंगे। इसे हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। यह भूमि उपयोग दक्षता में सुधार करती है। एक तो भूमि की उपयोग क्षमता को बढ़ाएगी और किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करेगी, उनका टाइम बचाएगी। जो हम मान लो टिलेज करने में जो पैसा खर्च करने वाले थे वो पैसा भी बच जाएगा। तो सारा ही चारों ओर से क्या हो जाती है, इस प्रकार की जो बचत है वो देखने को मिलती है। इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं क्रॉपिंग सिस्टम में, और इस प्रकार के क्रॉपिंग सिस्टम अलग अलग जगह पर अपनाए जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं भाई रिले क्रॉपिंग राजस्थान में तो नहीं अपनाई जाती है। इसका मतलब ऐसे रीजन जहां पर चावल ग्रो किए जाते हैं, जहां पर पानी ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पर इस प्रकार की जो चीजें हैं वो की जाती है। राजस्थान में इसका इतना प्रचलन नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो फसल और फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम फसल की बात करें तो फसल को कौन प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा तो मौसम ही प्रभावित करता है। ठीक है, मौसम अच्छा रहता है तो फसल अच्छी रहती है। मौसम खराब हो गया, मान लो ज्यादा बारिश हो गई, कम बारिश हो गई, ठीक है, पाला गिर गया, तो फसल पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उस चीज को समझने के लिए हम कहेंगे कि सबसे पहले तो जलवायु परिस्थितियां। ठीक है, अब जलवायु परिस्थितियों में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो तापमान भी देखने को मिलेगी, बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको वहां की मिट्टी देखने को मिलेगी। ये सब चीजें जो है फसलों को प्रभावित करती है, सीधे सीधे तौर पे ही प्रभावित करती है। जैसे हम कहते हैं कि जो राजस्थान वाला इलाका है वहां पर यदि बारिश कम होती है तो फसल पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है, फसल कम होती है। ठीक है, कई ऐसे रीजन है जहां पर ज्यादा बारिश की वजह से फसल खराब हो जाती है। ठीक है, तो जहां की जैसी क्लाइमेट कंडीशन है उस हिसाब से फसलें प्रभावित होती है। ठीक है, दूसरी चीज है बाजार की मांग और मूल्य। बाजार में किसी चीज की कितनी मांग है और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है, इस बात पे भी क्रॉप पे डिपेंड। क्योंकि हम जब क्रॉप उगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगले जो टाइम आ रहा है 2-3 जो महीने हैं उसमें किस फसल की डिमांड रहने वाली है, कौन सी फसल की आवश्यकता ज्यादा है बाजार को, और किसका ज्यादा मूल्य मिलने वाला है, उस हिसाब से फसल बोई जाती है। तो ये भी प्रभावित करने वाला कारक है। उपलब्ध संसाधन, आपके पास कितनी जमीन है, कितना लेबर है, कितना कैपिटल है, ये चीज भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो आपके पास भूमि कम है और आप ऐसी फसल बो रहे हो जिसको ज्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो भूमि के हिसाब से, पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, लेबर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और साथ में जो पूंजी आपके पास जो कैपिटल है उसके हिसाब से। मान लो आपके पास पैसा कम है और आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाने की बात कर रहे हो तो उनमें खर्च स्टार्टिंग में ज्यादा आता है, आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसी फसल चूज करनी है जिसमें खर्च कम आता हो। ठीक है, तो वो कैपिटल पे निर्भर करेगा। तो भूमि, पानी, श्रम और पूंजी, ये चारों चीजें ही क्या करती है, फसल के जो उत्पादन है, फसल की जो हम चूज करते हैं उसको प्रभावित करते हैं, फसल और फसल प्रणाली को प्रभावित करते हैं। किसानों की प्राथमिकता और ज्ञान, ये भी फर्क पड़ता है कि किसान किसको इंपॉर्टेंस देता है और कितना नॉलेज है। मान लो किसी चीज के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है और फिर भी किसान उस चीज को बोल लेता है, उसको मान लो कंटिन्यू करता है, तो फिर लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले तो ये जरूरी हो जाता है कि कौन सी फसल के बारे में किसान जानता है वही बोएगा। नॉर्मली हम देखते भी हैं, एक बड़ा रीजन है, उस रीजन में आपको सभी किसान एक फसल लगाते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
किसानों को उस फसल का नॉलेज होता है कि इस एरिया में ये फसल अच्छी बैठती है, यानी कि अच्छी होती है, और इस एरिया में इस फसल का मूल्य भी अच्छा मिलता है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसानों को कितना नॉलेज है और प्राथमिकता कौन सी फसल को दी जा रही है, इस बात पे भी निर्भर करेगा। इसके अलावा सरकारी नीतियां और सहायता, मान लो सरकार किसी विशेष फसल को उगाने के लिए किसानों को कहती है और उस पे सब्सिडी देती है, उस पर एक मिनिमम प्राइस रखती है कि इससे नीचे भाव नहीं आने दिया जाएगा, ठीक है, उस पे एमएसपी रखती है, तो फिर किसान उसको बोते हैं, ठीक है। जैसा कि उदाहरण के लिए आप देख लो, पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से गेहूं और आपका राइस ही बोया जाता है। अब ये क्यों बोया जाता है? क्योंकि किसानों को स्टार्टिंग से जो है इन पे सब्सिडी मिलती आ रही है, एमएसपी रखी गई है, और किसानों को कहा गया है कि आप इनको उगाओ ताकि देश की जो पूरी जनता है वो क्या खा सके, अनाज खा सके, ठीक है। तो ये सरकार की नीतियों पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या उगवाना चाहती है किसान से, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर हमारा पहला कंपोनेंट कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमने बात की है क्रॉप और क्रॉपिंग सिस्टम की, ठीक है। क्रॉप और क्रॉपिंग सिस्टम में मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस किया है। पहले हमने क्रॉप देखी, क्रॉप क्या होती है उसका क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने मुख्य रूप से भाई फोडर वाली क्रॉप होती है, खाद्यान्न फसलें होती है, ठीक है। इसके अलावा एक अतिरिक्त जो क्लासिफिकेशन है वो आप ऋतुओं के आधार पे बांट सकते हो, रबी की फसल है, जायद की फसल है, इसके अलावा जो आपके खरीफ की फसल है वो बांट सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हमने कहा था कि क्रॉपिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसमें मोनोक्रॉपिंग, जो आपके मिक्स्ड क्रॉपिंग है वो डिस्कस की, रिले क्रॉपिंग की बात की, इंटर क्रॉपिंग की बात की, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। अब आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे आपके लाइव स्टॉक की, ये भी एक कंपोनेंट ही है और कंपोनेंट के रूप में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। जब भी हम मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं तो एक तरफ क्रॉप उगाते हैं और दूसरी तरफ हम क्या रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं, जिसको हम लाइव स्टॉक में जो है शामिल करते हैं। तो दोनों को एक साथ उगाना, इसका मतलब मिक्स्ड फार्मिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब लाइव स्टॉक रख रहे हैं फसलों के साथ में, तो मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय कृषि में पशुधन एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये न केवल दूध, मांस, अंडे देते हैं, बल्कि मूल्यवान उत्पाद प्रदान करते हैं, बल्कि जैविक खाद्य और कृषि कार्यों के लिए भी आपके जो है मुख्य रूप से ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। यानी कि इनका जो खाद्य प्राप्त होता है उससे आप क्या करते हो, मिट्टी में डालकर उसको उपजाऊ बनाते हो, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन लेते हो। तो दूध, मांस, मछली, इनमें तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपको और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जो कि पशुओं से प्राप्त होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी की, ठीक है। अब डेयरी का मतलब हो गया दूध उत्पादन से, ठीक है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है और डेयरी क्षेत्र लाखों किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय और बेरोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि उनको रोजगार भी मिलता है, उनको आय भी मिलती है। दोनों चीजों की पूर्ति कौन करवा रहा है? आपका जो डेयरी सिस्टम है, जो दूध है वो करवा रहा है, ठीक है। एकीकरण, डेयरी को अक्सर फसल उत्पादन के साथ एकीकृत किया जाता है, जहां पशुओं को चारा फसलों से खिलाया जाता है और उनकी खाद का उपयोग खेतों में उर्वरकों के रूप में किया जाता है। यह एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध है, ठीक है, जहां पशुधन फसल उत्पादन समर्थन करते हैं और पशु धन के लिए फीड प्रदान करते हैं। दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। आप फसल उगाते हो तो फसल से जो फोडर प्राप्त होता है, जो चारा प्राप्त होता है, उसको पशुओं को खिलाते हो, और पशुओं से जो गोबर प्राप्त होता है उसको आप खेतों में डालते हो। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं, दोनों का जो है संबंध है, एकीकरण है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये चीज देखने को मिलती है। चुनौतियां क्या आती है इसमें? तो चुनौतियां आपको देखने को मिलेगी डेयरी क्षेत्र में पशुओं के स्वास्थ्य, दूध गुणवत्ता और बाजार पहुंच से संबंधित कुछ चुनौतियां देखने को मिलती है। कभी कभी जो है कोई डिजीज आ जाती है, किसमें? आपके जो ये पशु होते हैं इनमें, ठीक है। दूसरी तरफ कभी कभी क्या होता है कि बाजार में जो दूध है उसकी प्राइस कम हो जाती है, ठीक है, उससे थोड़ा नुकसान देखने को मिलता है। बाकी ज्यादा कोई और चुनौतियां इनमें नहीं होती है। सुअर की बात करें तो सुअर पालन मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से नॉर्थ जो ईस्ट रीजन है उसमें ज्यादा किया जाता है, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें ज्यादा किया जाता है। महत्वपूर्ण आजीविका की एक्टिविटी है। सुअर मांस प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में
मांग भी है। ठीक है, सुअर का जो मांस होता है उसको पोर्क कहते हैं, और पोर्क मुख्य रूप से प्रोटीन युक्त आहार होता है, उसमें प्रोटीन पाई जाती है। और जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसमें इसको बढ़िया खाया भी जाता है, और बाहर भी जो बाहर के देश है उनमें भी इसकी डिमांड होती है। ठीक है, एकीकरण, सुअर को हम किसके साथ में उगा सकते हैं? सुअर को हम जो एग्रीकल्चर है उसके साथ में। ठीक है, सुअर पालन को अक्सर कृषि अपशिष्ट और बचे हुए भोजन को मूल्यवान मांस में बदलने के साधन के रूप में काम में लिया जाता है। यानी कि जो एग्रीकल्चर का आपका वेस्ट मटेरियल है उसको सुअर को खिलाओ, सुअर उसको प्रोटीन बना के देगा। ठीक है, अपने शरीर का निर्माण करेगा तो प्रोटीन में चेंज करेगा। इस प्रकार से आप एग्रीकल्चर के साथ सुअर पालन भी कर सकते हो। ठीक है, वो रोगों से मैनेजमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स इनमें भी आती है। बात करें बकरियों की, बकरी पालन किया जाता है। अब बकरी मुख्य रूप से वहां पर किया जाता है जो शुष्क क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पर। ठीक है, जहां पर शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पर बकरी पालन किया जाता है। बकरी पालन पे कम खर्च होकर भी ज्यादा जो है लाभ मिलता है, और इनका जो झुंड होता है वो प्रत्येक 6 महीने में क्या होता है, बच्चे देता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये साल में डबल हो जाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये चीज देखने को मिलती है बकरियों में। बकरियां फास्ट ग्रोथ करती है, और साथ में जो है एक्स्ट्रा कोई मैनेजमेंट की या एक्स्ट्रा आपको कोई ध्यान रखने वाली बातें नहीं होती है। बेसिकली यदि आप बकरियों को इधर उधर घुमाकर जो है चारा खिलाना चाहते हो तो वो ज्यादा इजी हो जाता है, और एक जगह बांध कर और उनको वहीं पे बकरी फार्म बनाकर काम करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बकरियां आसानी से पाली जाती है, मांस, दूध और खाल के लिए इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बाकी और बकरियों के बारे में आप ज्यादा अच्छे से जानते ही हो। पोल्ट्री की बात करें तो मुर्गियां, मुर्गियां मुख्य रूप से अंडे के लिए और मांस के लिए पाली जाती है। ठीक है, और मुर्गियों की बहुत सारी अलग अलग वेराइटियां होती है। मुर्गी फार्म बनाया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, मुर्गियों को रखा जाता है, वहां पर उनका पालन किया जाता है। ठीक है, अंडे और मांस का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। ठीक है, और एकीकरण की बात करें तो मुर्गी पालन को अक्सर फसल उत्पादन के साथ एकीकृत किया जा सकता है, क्योंकि इनकी जो बीट होती है उसको हम खाद के रूप में फसल में डालते हैं, और फसलों के जो अवशेष हैं, जो दाने हैं, उनका उपयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? उनका उपयोग हम करते हैं आपके जो मुर्गियां हैं उनको दाना खिलाने में। ठीक है, उसका उपयोग हम वहां पे कर लेते हैं, दोनों चीजों में ही काम में आते हैं। इनका स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मुर्गियों में थोड़ी सी बीमारियां ज्यादा फैलती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक बीमारी की वजह से आपकी सभी मुर्गियां जो है खतरे में पड़ जाती है, वो जो है बीमार हो जाती है, और उसकी वजह से पूरा मुर्गी फार्म ही खराब हो सकता है। तो विशेष रूप से आपको थोड़ा सा किसमें ध्यान देना पड़ता है, डिजीज की, और यहाँ पर चुनौती के रूप में देखा जाता है। बतख पालन, बतख पालन में बेसिक सा वही बातें, जहां पर हम मुर्गी पाल रहे हैं वहां पर बतख पाल रहे हैं। बतख को भी मांस और अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है, और दक्षिणी राज्यों में इसको ज्यादा सहारा जाता है, वहां पर ज्यादा पाला जाता है। अब आ जाओ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जो लाइव स्टॉक है उसमें हम मुख्य रूप से यही जानते हैं कि इसमें डेयरी भी की जाती है, पोल्ट्री भी की जाती है, इसके साथ में पिगरी भी की जाती है, यानी कि पिग को भी पाला जाता है। ठीक है, ये सारे डिस्कशन करने के बाद में हम बात करते हैं कि कृषि प्रणालियों के घटक और बागवानी फसलें। नेक्स्ट जो घटक है आपका वो कौन सा है, बागवानी फसलें या हॉर्टिकल्चर क्रॉप। अब हॉर्टिकल्चर किस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में देखी जाती है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बागवानी फसलें किसी भी कृषि प्रणाली का एक अभिन्न महत्वपूर्ण घटक होती है। ये फसलें केवल न किसान को आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि ये खाद्य सुरक्षा भी देती है, पोषण भी देते हैं, और साथ में आपके इसके अलावा बागवानी से जो रूरल ग्रामीण एरिया है वहां पर रोजगार का सृजन भी होता है, और एग्रीकल्चर कैसी बनती है, एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर से प्राप्त होने वाली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे टी हो गया, इसके अलावा कॉफी हो गई, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा स्पाइसेज हो गए, इनको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। आम के अलग अलग वेराइटियां हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, केले को हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मेडिसिनल प्लांट बहुत सारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये सारी चीजें हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं बागवानी फसलों का अर्थ और महत्व है। बागवानी फसलों का अर्थ क्या है? अर्थ में सीधा सीधा हम ये कहेंगे इनमें फल भी आते हैं, सब्जियां भी आती है, फूल भी आते हैं, मसाले भी आते हैं, औषधियां भी आती है, सुगंधित पौधे भी आते हैं, और वृक्षारोपण जो प्लांटेशन क्रॉप है, चाय हो गई, कॉफी हो गई, रबर हो गया, ये भी इसमें आते हैं। ये विटामिन देते हैं, खनिज देते हैं, और अन्य पोषक तत्व हमें प्रदान करते हैं और मानव स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं।
क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको खाद्यान्न फसलों से प्राप्त नहीं होगी, प्रोटीन वाली फसलों से प्राप्त नहीं होगी, विटामिन्स के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, या और बहुत सारी छोटी मोटी चीजों के लिए आपको किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, वहीं से ही आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, तो जो आपका मुख्य रूप से मानव स्वास्थ्य का जो कल्याण है वो किससे संबंधित है, बागवानी फसलों से संबंधित है। बागवानी फसलों में निम्नलिखित कारकों से महत्वपूर्ण है। पोषक सुरक्षा, ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करें, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पोषक सुरक्षा या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। दूसरा है आय सर्जन। पोषक सुरक्षा का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपका यदि बैलेंस डाइट है, आपके पास एक प्रॉपर डाइट है, तो उसमें हार्टिकल्चर क्रॉप्स को आप जरूर ऐड करो। ठीक है, ताकि आपका जो है विटामिन, न्यूट्रिएंट, इनकी कमी शरीर में ना हो। दूसरा आय सर्जन में, जब आप इन चीजों को बाजार में बेचते हो या बाहर इनको भेजते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके पास मोटा पैसा आता है। आगे बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है रोजगार सृजन में, इनकी वजह से, क्योंकि इनमें बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, कटाई होती है, जो प्रोसेसिंग का काम है, जो विपणन मार्केटिंग का काम है, ये सारे काम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, जब उनकी हार्वेस्टिंग है तब हार्वेस्टिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद में जब ऑफ सीजन है उस टाइम पे उनकी कटाई करनी पड़ेगी पेड़ों की, और उनमें प्रूनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उनमें कोई रोग डिजीज के लिए जो दवाइयां देते हैं वो देनी पड़ेगी। और यदि आपके पास जो जितने भी जो फल है, फ्रूट है, उनकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करके बाहर मार्केट में भेजना पड़ेगा, फिर वहां पर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बेचना पड़ेगा। तो ये सारे कामों के लिए आपको आदमी हायर करने पड़ेंगे, आदमी लेने पड़ेंगे, और वो आदमी क्या है, एक तरह के एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक्सपोर्ट अर्निंग्स, बाहर भेजोगे तो बाहर से पैसा विदेशी मुद्रा के रूप में, डॉलर के रूप में आपके पास पैसा आता है। पर्यावरणीय लाभ, एनवायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे होती है, ये सारी मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगी बागवानी खेती से। अब देखो, बागवानी को और जो आपकी फार्मिंग क्रॉप है, फार्मिंग सिस्टम है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ भी उगा सकते हैं। ठीक है, तो बागवानी फसलों को विभिन्न तरीकों से कृषि प्रणालियों में एकीकृत किया गया है। जैसे कि हम मिश्रित खेती करते हैं, बागवानी फसलों को अन्य फसलों जैसे अनाज, दालों के साथ उगाया जा सकता है, जिसमें भूमि का उपयोग क्षमता भी बढ़ती है और कीट और रोगों का नियंत्रण भी होता है। तो ये भी क्या है, एक तरह की मिक्स खेती है। मैंने कहा था जो मिक्स क्रॉपिंग आती है, ठीक है, यहाँ पर खेती क्रॉपिंग लिख रखा है, इसको मिक्स्ड फार्मिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिक्स फार्मिंग कब कहलाएगी, जब हम कह रहे हैं कि जो दो अलग अलग जो कंपोनेंट है उनको एक साथ रखते हैं, तब मिक्स फार्मिंग होती है। ठीक है, तो इसको मिक्स खेती या फार्मिंग भी हम कह सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग में बागवानी फसलों को मुख्य रूप से हम पंक्तियों में उगाते हैं, उनके साथ में हम और जो दूसरी फसलें हैं वो उगाते हैं। फसल चक्र इसमें भी अपनाएंगे, एकीकृत फार्मिंग सिस्टम इसमें भी लागू करेंगे। ये सारी चीजें हैं। चुनौतियों के रूप में बात करें तो ये क्या होती है, जैसे ही हम फसलें जो है, इनमें जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है, ये मुख्य रूप से क्या होती है, एक तरह की जल्दी खराब होने वाली होती है, इनको आप ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं रख सकते, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है, आपको जल्दी से बाहर मार्केट में भेजना पड़ेगा, या फिर आपको एक अच्छा स्टोरेज व्यवस्था लानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये एक चुनौती है, आपको खराब होने की प्रकृति को बदलना है, उसको बचाना है, कीट और रोगों से बचाना है, बाजार की अस्थिरता। इसके अलावा बाजार में क्या होता है कि इनके प्रति फ्लक्चुएशन चलता रहता है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि बाजार में किसी विशेष फल की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है, बाजार में किसी विशेष फल की कीमत कम रह जाती है। ठीक है, तो ज्यादा और कम रहने का कारण क्या है, ज्यादा और कम रहने का जो कारण है वो मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है किसकी वजह से, जो मार्केट में जो आपका जो चीजें पहुंच जाती है, एक साथ ज्यादा मात्रा में कोई चीज पहुंच जाती है और डिमांड कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीजें भी है। कभी कभी आप देखो कि बाजार में मान लो गोभी है, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो जो गोभी है उसका भाव अभी तो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन कभी कभी बहुत जो है कम हो जाता है, अचानक गिर जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस पैदा हो जाते हैं तो मार्केट में ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपने टमाटर के भाव देखे होंगे, टमाटर कभी कभी बहुत ज्यादा महंगा होता है, और कभी कभी जब ज्यादा मात्रा हो जाती है तो टमाटर सस्ते हो जाते हैं, 8 रुपए के, 10 रुपए के, 5 रुपए के किलो भी मिलने लग जाते हैं। इसका मतलब
ये जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है इनमें वेरिएशन ज्यादा होता है। जैसे मान लो गेहूं है, अब गेहूं में आपको ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। गेहूं का भाव मान लो 25 रुपए है, तो 25 से 24 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, इससे ज्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। और बढ़ेगा तो 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, इतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इनमें फ्लक्चुएशन कम होता है। और जो आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है इनमें आपको जो भाव में फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा देखने को मिलता है। बुनियादी ढांचे की कमी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हम बात कर रहे थे इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। कृषि प्रणालियों के घटक में अब बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की, ठीक है। 3 चीजें हमने डिस्कस की है, क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम, लाइवलीहुड वो लाइव स्टॉक की बात की है, और आगे हमने बात की है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में हमने सबसे पहले वही हॉर्टिकल्चर क्रॉप कौन कौन सी है, उनमें क्या क्या पैटर्न हम जो है फॉलो करते हैं, और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जो मुख्य रूप से हॉर्टिकल्चर में हमें चैलेंज देखने को मिलेंगे वो क्या क्या है, ठीक है। ये सारा हमने डिस्कस किया है। आगे चलते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, ये आपका टिकाऊ भूमि उपयोग है, यानी कि 2 चीजें एक साथ उगाते हैं इसमें, ठीक है। टिकाऊ भूमि उपयोग पद्धति है जो कि एक भूमि क्षेत्र लैंड एरिया पर पेड़ों झाड़ियों के साथ साथ फसलों या पशुधन की खेती को एकीकृत करती है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, या तो आप जो पेड़ है वो लगाओगे या झाड़ियां है वो लगाओगे, उनके साथ में या तो आप क्रॉप प्रोडक्शन करोगे कि जो फसलें हैं वो उगाओगे, या लाइव स्टॉक रखोगे, यानी कि जो आपकी गाय है, भैंस है, बकरी है, इनको रखोगे, ठीक है। इन दोनों में से आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा साथ में, ठीक है। यह एक पारंपरिक रूप से लाभकारी संबंध बनाता है। पेड़ और फसलें पशुधन एक दूसरे के पूरक हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है और बेहतर संसाधनों का उपयोग, और इसके अलावा पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि होती हुई नजर आती है, ये भी बढ़ती है, ठीक है। कृषि वानिकी प्रणालियों के लाभ, इसके अलावा ये जो हम एग्रो फॉरेस्ट्री अपनाते हैं, हमने जो है पेड़ और इसके साथ में जो आपकी जिसको हम झाड़ियां कहते हैं, पेड़ और झाड़ियां दोनों साथ लगा रहे हैं, और किसके साथ लगा रहे हैं, क्रॉप के साथ में या लाइव स्टॉक के साथ में उगा रहे हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, क्यों लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं, सर बायोलॉजी की क्लास कब लगेगी, कौन सी बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर में आपके बायोलॉजी है क्या, बताएंगे, आपको बताएंगे कौन सी बायोलॉजी की बात कर रहे हो आप, ये बताओ पहले तो, ठीक है। कृषि वानिकी, बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का क्या मतलब है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का मतलब यह है कि पहले तो मैंने बताया है कि जो हम पेड़ उगाते हैं उनके साथ में क्रॉप उगाते हैं। अब इसके क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। उत्पादकता में वृद्धि, पहले तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, पेड़ों से मिलने वाली जो लकड़ी है वो पैदा होगी, पेड़ों से मिलने वाले जो फल है, फ्रूट है, फ्लावर है वो पैदा होंगे, और साथ में क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो दोनों चीजें एक साथ मिलती है तो आपके क्या होता है, उत्पादकता बढ़ती है, और मिट्टी में कटाव को रोका जाता है, ठीक है। इसके अलावा आय के विभिन्न स्रोत, आपको अलग अलग जगह से पैसा मिलता है, ठीक है। फ्रूट को बेचकर आप पैसा कमाते हो, टिम्बर जो लकड़ी होती है उसको बेचकर पैसा कमाते हो, क्रॉप से आने वाला जो रेजिड्यू है, क्रॉप से आने वाले जो दाने हैं उनको बेचकर आप पैसा कमाते हो, ठीक है। तो अलग अलग जगह से आपको पैसा मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। आगे बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य में सुधार। मृदा स्वास्थ्य में सुधार होने ही वाला है, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं, और पत्तियां जो होती है पेड़ की वो ऊपर से गिरेगी, मिट्टी में जाकर मिलेगी और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएगी, ठीक है। एक कारण तो ये है। दूसरा, पेड़ की जो जड़ें होती है वो बहुत गहराई तक जाती है और बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, घनी जड़ें होती है। अब वो जड़ें धीरे धीरे क्या करती है, जो ऑर्गेनिक एसिड है वो रिलीज करती है, और उससे मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, मिट्टी की जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार होता है, ठीक है। अच्छा, मैथ और बायो नॉन ग्रेजुअल स्केल, बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे करवाएंगे। मैथ तो चल ही रही है, बायोलॉजी की भी बात करेंगे, ठीक है, बायोलॉजी भी करवाएंगे। जलवायु परिवर्तन का समन्वय अनुकूलन, अब बात करते हैं इसमें क्या होगा, जब हम 2 चीजें एक साथ उगाते हैं तो यदि बाई चांस बारिश कम होती है, बारिश ज्यादा हो जाती है, इस प्रकार के जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन पर प्रभाव कम आता है, ठीक है। आपको एक जगह से इनकम आना बंद हो जाए तो दूसरी जगह से इनकम आती रहती है, ठीक है, पूरा जो नुकसान है वो नहीं होता है।
ये बात ध्यान रखनी है। जैव विविधता का संरक्षण और बायोडाइवर्सिटी तो बढ़ेगी ही, क्योंकि पेड़ पौधों पर आपकर पक्षी भी बैठेंगे, अलग अलग कीट पतंग भी रहेंगे, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने का काम करती है, सभी जीवों के लिए एक जो है आहार का काम करती है, आवास का काम करती है। तो वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, जैव विविधता बढ़ती है, एक जंगल की तरह का जो वातावरण है वो बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहां से एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी आते हैं कि एग्री सिल्वीकल्चर क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री के अलग अलग जो है टाइप है, या अलग अलग हम बोल सकते हैं एक तरह के जो इनके सिस्टम है वो देखने को मिलते हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कृषि वानिकी प्रणालियों के प्रकार, और इसमें पहला देखने को मिलेगा एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। देखो इनको है ना विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीजें हैं, ठीक है। अभी हम इसमें और ऐड करेंगे तो अच्छे से इनको ध्यान रखना है। कैसे? एग्री, एग्री का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो इंग्लिश में देखो, एग्री का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर से संबंधित यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन। सिल्वीकल्चर का मतलब होता है, सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि इनके साथ में पेड़ और झाड़ियां उगाना। सिल्वीकल्चर का मतलब क्या है, पेड़ और झाड़ियां उगाना, ये दोनों सिल्वीकल्चर को बताता है। तो जब हम एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, साथ में पेड़ पौधे या झाड़ियां लगाएंगे, इसको हम एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम कहेंगे। आगे आ जाओ, ठीक है, आगे आ जाओ। सिल्वी पास्चर सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो आप क्या करोगे, सिल्वी का मतलब सीधा सीधा हो गया पेड़ या झाड़ियां लगाओगे, और पास्चर का मतलब हो गया जो आपका गाय भैंसे है उनको चराने के लिए जगह रखोगे, ठीक है। उनको चराने के लिए क्या रखोगे, जगह रखोगे, चारागाह रखोगे, ठीक है। तो वो चीजें हैं कि सिल्वी पास्चर कल्चर क्या है कि पेड़ पौधे लगाएंगे, और दूसरा हम भैंसों या गायों को चराने के लिए जगह रखेंगे, ठीक है। और उस जगह में मान लो कोई घास फूस ये उगेगी तो उनको उगने देंगे, बढ़ने देंगे, चारा बनाएंगे उसको, तो चारा उत्पादन भी करते हैं, और साथ में जो हम पेड़ है झाड़ियां हैं वो भी लगाते हैं। फिर है एग्रो सिल्वी सिल्वो पास्चर कल्चर, इसका मतलब हो गया एग्रीकल्चर भी करेंगे, सिल्वी कल्चर भी करेंगे, और पास्चर भी रखेंगे, ठीक है। यानी कि हम क्रॉप प्रोडक्शन भी करेंगे, क्रॉप भी लगाएंगे, और जो झाड़ियां है पेड़ है वो भी लगाएंगे। और तीसरी चीज चारा, जो चारा है, चारा खाने के लिए जो बकरियां हैं या भेड़िए हैं, उनको लिए एक जगह हम चारे की भी रखेंगे, ताकि वो वहां पर चारा भी खा सके। तीनों चीजों का जो साथ है काम करेंगे, तो उसको हम एग्री सिल्वी पास्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है मल्टी स्टेट सिस्टम। ये प्रणाली विभिन्न ऊंचाइयों और विकास आदतों वाले पौधों की कई परतों का उपयोग करती है, जिसमें प्रकाश, पानी और पोषक तत्व उपयोग को अधिकता मिलती है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग जो पेड़ है वो लगाए जाते हैं, ताकि जो जिसको ज्यादा प्रकाश चाहिए वो ऊपर से ज्यादा प्रकाश ले सके, जिसको कम प्रकाश चाहिए जिस पेड़ को, वो नीचे रह जाएगा तो उसको कम प्रकाश भी मिल जाएगा। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट किया जाता है ये वो है, इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। भारत में कृषि वानिकी प्रणालियां, अब देखो भारत में एग्रो फॉरेस्ट्री किस प्रकार से है, ठीक है। अब हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत तो विचित्र देश है, और विचित्र देश में विचित्र कारनामे ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि होम गार्डन देखने को मिलता है, ये विविध पौधों और पेड़ों प्रणालियों वाले छोटे पैमाने पर कृषि वानिकी सिस्टम है, जो घरों के आसपास उनके पास पाए जाते हैं। ये भोजन, ईंधन, लकड़ी, औषधीय पौधों व अन्य उत्पाद के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि हमारे जो खेत है या हमारा जो घर है उसके आसपास में कोई छोटा बड़ा खेत है, उसमें हमने क्या उगा लिया, एक गार्डन विकसित कर लिया, जिसमें हमने पेड़ भी लगा लिए, जिसमें हमने औषधियां भी लगा ली, जिसमें हमने टहलने के लिए लॉन भी लगा ली, उसमें हमने सब्जियां भी लगा दी। ये सारा काम हम करते हैं, उसको होम गार्डन कहते हैं। पेड़ आधारित अंतर फसल प्रणाली, इसमें क्या होता है, इसमें आपको इन प्रणालियों में विभिन्न फसलों को पेड़ों की कतारों व अलग अलग पेड़ों के बीच में उगाया जाता है। सिल्वी पास्चर सिस्टम, ये प्रणालियां पशुओं को चारा प्रदान करने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ों व झाड़ियों के साथ चराई भूमि को जोड़ती है। यानी कि इसमें सारी चीजें ही है, पशुओं के लिए चारा भी है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ भी है, और झाड़ियों के साथ जो है भूमि चराई वाली भूमि भी है। सिल्वर पास्चर सिस्टम है, इसकी हमने चर्चा पहले ही कर ली है, ठीक है। कोस्टल एग्रो फॉरेस्ट्री, इसको भी आप छोड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं जो एग्रीकल्चर, क्योंकि हमने मुख्य रूप से क्या बातें की है, कंपोनेंट के रूप में क्रॉप और क्रॉपिंग सिस्टम डिस्कस किया, उसके बाद में लाइव स्टॉक डिस्कस किया, उसके बाद में हमने हॉर्टिकल्चर डिस्कस की, उसके बाद में हमने एग्रो फॉरेस्ट्री की बात की, ठीक है। ये सारी बातें हमने कर ली है।
अब हम बात करेंगे एक्वाकल्चर। अब देखो इसमें हम दो दो चीजों को जोड़ेंगे। एक्वाकल्चर का मतलब सीधा सीधा पानी से संबंधित जो जानवर है उनको ग्रो करवाना, जैसे मछली हो गई, मछली पालन एक्वाकल्चर है। इसके अलावा जो शंख है या हम जिनको झींगा बोलते हैं, वो सेलफिश जो होता है उसको पालना, वो भी एक तरह का क्या है, जो एक्वाकल्चर ही है। लेकिन इनमें क्या है, जो चीजें हैं उनको मिलाकर पढ़ेंगे। पोल्ट्री के साथ में पढ़ेंगे, पिग के साथ में पढ़ेंगे, जो आपकी डकरी है उसके साथ में पढ़ेंगे, इन सब के साथ में फिश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर आया है, विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां भूमि और जल संसाधन सीमित है। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, इनको हम बाद में आप देख लेना। इनको बतख और मुर्गी सह मछली, इसमें क्या क्या मतलब हुआ, पोल्ट्री के साथ में हम फिश को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इस प्रणाली में बतख और मुर्गी को मछली के तालाब के ऊपर या उसके पास पाला जाता है। बतख व मुर्गी की बीट मछली के लिए प्राकृतिक भोजन के रूप में काम करती है, जबकि मछली तालाब के पानी को साफ रखने में मदद करती है। दोनों चीजें काम में आ गई। जो मुर्गियों की जो बीट है उसका उपयोग जो है आपकी ये मछलियां करेंगी, और मछलियां उसको जो है तालाब को साफ रखने के लिए अहम योगदान देगी। ठीक है, तो मछलियों के लिए अलग से भोजन नहीं प्राप्त करना पड़ेगा। आय के स्रोत, मल्टीपल आय के स्रोत हो जाएंगे। संसाधनों का कुशल उपयोग, आपके पास जितने भी संसाधन है उनका सही ढंग से उपयोग होगा। पर्यावरण को लाभ मिलेगा, आपको वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा। चुनौतियों में एक इंपॉर्टेंट चुनौती आपको रोगों के रूप में ध्यान रखनी है। ये मुख्य रूप से जो है एक इंपॉर्टेंट चुनौती के रूप में बढ़ के आती है, क्योंकि रोगों की वजह से क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि तालाब में जो है रोग फैल जाते हैं और पूरी मछलियां एक साथ जो है खराब हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिसको आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। ये कैसे कर सकते हो आप, एक अच्छा जो है सफाई रख के, जो पानी का विशेष रूप से ध्यान रख के, जो पानी है उसमें ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई जो है कीटाणु पैदा नहीं होना चाहिए, उसकी स्वास्थ्य का जो पानी है उसको स्वच्छ रख के आप मछली को भी स्वच्छ रख सकते हो। डेयरी सह मछली पालन, इसमें आप डेयरी जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इनका जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हम किस में डालेंगे, जो पानी है उसमें डालेंगे, और पानी से प्राप्त होने वाले जो जीव है जो पानी में पैदा होते हैं, उन जीवोपलवकों को हम जो आपकी मछली है वो खाएगी। ठीक है, भोजन के रूप में प्राप्त करेगी, और फिर इससे क्या होगा, जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी कम हो जाएगा और साथ में मछली पालन भी होता रहेगा। दोनों चीजें साथ में देखने को मिलेगी। इसमें भी वही फायदे हैं, आय के अलग अलग स्रोत हैं, मछली से भी पैसा आएगा, जो आपके दूध है उससे भी पैसा आएगा, संसाधनों का कुशल उपयोग होगा, पर्यावरणीय लाभ मिलेंगे, और प्रबंधन में आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि पानी की गुणवत्ता का जो है अरेंज मैनेजमेंट जरूर करना है, क्योंकि जब पानी ज्यादा खराब हो जाता है तो मछलियों पर दिक्कत होने लग जाती है, मछलियां मर जाती है। सुअर पालन में भी ऐसा ही होगा। इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सुअर के साथ आप मछली पालन करोगे। ठीक है, सुअर का जो वेस्ट है उसको मछलियों को खिलाओगे। ठीक है, तो वही चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी लाभ वही है, आय के स्रोत है, संसाधनों का कुशल उपयोग है, अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा, और चुनौतियों में आपको रोगों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, चुनौतियों में यहाँ भी क्या देखने को मिलेगा, रोगों का विशेष रूप से ध्यान देखने को मिलेगा। ठीक है, ओडर कंट्रोल, यानी कि जो सुअर पालन से जुड़ी हुई जो गंध है उसको नियंत्रित करने में भी आपको जो है फायदा होगा इससे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा जो पार्ट जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। कंपोनेंट की हमने बात की है, और कंपोनेंट पे सभी कंपोनेंट को हमने अच्छे ढंग से देखे हैं। ये बड़ा टॉपिक है और बड़ा ही इसमें मैटर था, ज्यादा मैटर था, तो हमने वो अच्छे से डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन भी अच्छा बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि जो फार्मिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट है उनको समझाइए। तो कंपोनेंट फिर सबको आप क्रॉपिंग सिस्टम को अच्छे से समझाना है, लाइव स्टॉक को अच्छे से, ये सारी चीजें आपको समझा के आनी है। या मान लो एक दो इनमें से दो कंपोनेंट पूछ ले, तीन कंपोनेंट पूछ ले, तो उनको भी अच्छे से समझाओगे। और यदि ऐसा पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड सिस्टमों को समझाइए, इसका मतलब दो को जो जुड़े हुए सिस्टम है, जैसे पोल्ट्री और फिश वाला सिस्टम है उसको अच्छे से समझाना है। इसके अलावा जो आपके पिग और फिश है उसको अच्छे से समझाना है, जो जुड़े हुए हैं इनको आप अच्छे से डिफाइन करोगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।